हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित और आप देख रहे हैं नालंदा एकेडमी। चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर करंट करेंगे और ये हमारी दूसरी क्लास होगी जिसमें हम जनवरी और फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले ही आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला जो हमारा टॉपिक है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023। ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर, राजस्थान में। और किसके द्वारा कराया गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे तथा रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा इन दोनों ने ज्वाइंट रूप से ये सम्मेलन आयोजित कराया। कहाँ? जयपुर में। इससे पूर्व जो ये रेलवे है हमारा आरपीएफ, ये भारत का रेलवे यानी कि रेलवे का सुरक्षा बल है आरपीएफ। इससे पूर्व इसने आरपीएफ ने नई दिल्ली में 2006 और 2015 में इस कांग्रेस का आयोजन किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है। अभी देख लेते हैं विश्व सुरक्षा कांग्रेस ये है क्या। इसकी स्थापना 1922 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर था? पेरिस में। और अध्यक्ष कौन है इसके? आरपीएफ के महानिदेशक संजय चंद्र। 2022 से 24 तक ये रहने वाले हैं। और यह जो रेलवे यह रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और विश्व भर में रेल परिवहन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। किसका? विश्व सुरक्षा कांग्रेस का। नेक्स्ट है भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस। ये कहाँ चली? मुंबई, महाराष्ट्र में। उद्घाटन कब हुआ? 13 फरवरी 2023 में। और क्षमता कितनी है इसकी? 73 लोगों को बैठाने की क्षमता है। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण। ठीक है, यानी कि ये दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका प्रथम चरण तैयार हुआ और इसे चालू कर दिया, यानी कि राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग इसे। जो ये प्रथम चरण है ये कहां से कहां तक बना? दिल्ली से दौसा, दौसा से लालसोट यानी कि जयपुर में पड़ता है, इस तक इसका निर्माण हुआ, इस खंड का, प्रथम खंड का। इसकी लंबाई कितनी है? 246 किलोमीटर, यानी कि जो ये बना अभी तक प्रथम चरण की लंबाई कितनी है? 246 किलोमीटर। और लागत कितनी है इसमें? 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की इसमें लागत आई। ठीक है, और 12 फरवरी को ये प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है, जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है। और इस खंड का जो संचालन होने से, यानी कि ये जो प्रथम चरण का संचालन हुआ है, इससे दिल्ली और जयपुर के बीच की यात्रा 5 घंटे की से घटकर कितनी होगी? 3.5 घंटे की हो गई। ठीक है, अभी बात करते हैं दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे ये क्या है भाई। ठीक है, तो ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर है। और दिल्ली से मुंबई तक इसकी यात्रा, मतलब जैसे ये चल जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा, तो दिल्ली से मुंबई की अभी वर्तमान में यात्रा पड़ती है 1424 किलोमीटर से घटकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी। ठीक है, यानी कि 12% की इस मार्ग में कमी आएगी। और जो ये एक्सप्रेसवे है ये भारत के 6 राज्यों से होकर निकलता है, दिल्ली से, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से ये गुजरेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा STEM। STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की घोषणा की गई है। कब की गई? 27 जनवरी 2023 को। इनके बीच हुई भारत और यूएस यानी अमेरिका के। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में STEM, स्टेम में, स्टेम बोल दो इसे, लड़कियों और महिलाओं के आगे बढ़ने में होने वाली बाधाओं की पहचान कर और उन्हें दूर करना। ठीक है, यानी कि जो लड़कियां, महिलाएं होती है, जो वे आगे बढ़ती है ना शिक्षा के क्षेत्र में, उनमें क्या बाधा आती है उनको पहचानना और उसे दूर करना, इसका उद्देश्य है। स्टेम ये है क्या? स्टेम इसका अर्थ हो गया विज्ञान, यानी S से साइंस, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, T से हो गया हमारा टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित, गणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैथ। M से क्या हो गया? मैथ। ठीक है, इन चारों विषयों में छात्रों के शिक्षित करने पर विचार करने की एक पहल है। ये कब बनी थी? 2001 में यूएस से यानी अमेरिका में नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी, यानी बनाई गई थी। ठीक है, अभी नोट में देख लेते हैं। 21 जनवरी 2023 को भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया।
अब ये किसने किया? अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने तमिलनाडु सरकार की ओर से, यानी तमिलनाडु सरकार के सहयोग से चेन्नई में इस सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, बनाया किसने? अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने। सहयोग किसका था? तमिलनाडु सरकार का। और कहाँ स्थान क्या हुआ? चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु में। और वनविल मंदरम योजना के अंतर्गत भारत के स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारत सम्मेलन 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। कब किया गया? 18 से 19 फरवरी 2023 में। और नेक्स्ट है हमारा यूविन। यूविन क्या है देख लेते हैं। ये जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इन देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने हेतु तैयार किया गया, यानी कि जो महिलाओं हुई या बच्चे हुए उनको जो टीकाकरण होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, डिजिटल। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण करे कार्यक्रम को डिजिटल करना। ठीक है, यूविन का। नेक्स्ट करते हैं 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। इसका आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद गुजरात में। और कब हुआ? 27 से 31 जनवरी 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023। इसका किसने जारी किया? ब्रांड फाइनेंस द्वारा। स्थान क्या था? दावोस। ये स्विट्जरलैंड का एक शहर पड़ता है। यहाँ पर एक बैठक हुआ आर्थिक विश्व मंच का, विश्व आर्थिक मंच की एक बैठक हुई, वहां पर इसे जारी किया गया। ठीक है, इस इंडेक्स को। इसमें क्या जारी किया गया? दुनिया के शीर्ष यानी कि टॉप 100 सीईओ, कंपनियों के जो सीईओ होते हैं उनको जारी किया गया है। अभी देखते हैं पहले स्थान पर कौन रहा? विश्व के टॉप 5 सीईओ। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन रहा? जेनसन हुआंग। ये एनवीडिया एक कंपनी पड़ती है, उनके सीईओ है। ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी, रिलायंस के हैं और ये भारत में। ठीक है, सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके सीईओ है और अमेरिका। ये तीसरे नंबर पर रहे। 4 नंबर पर शांतनु नारायण, ये एडोब एक पढ़ते हो आप, देखते हो हर एक फोन में मिलता है एडोब रीडर, एडोब फोटोशॉप, ये उसमें पड़ता है लैपटॉप में। ठीक है, या कंप्यूटर में। ये अमेरिका की कंपनी है। और सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ है अमेरिका में। ठीक है, अभी देखते हैं भारत के टॉप सीईओ। तो मुकेश अंबानी है रिलायंस के, नटराजन चंद्रशेखर टाटा सन्स के हैं, आनंद महिंद्रा कंपनी के हैं, सुनील मित्तल एयरटेल के हैं और दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक के हैं भारतीय। ठीक है, अभी देखो आपसे जरूरी नहीं है कि आपसे इस इंडेक्स का मैं पूछ ले कि इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर कौन आया है। यहां से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको 4 स्टेटमेंट देगा, इनमें से कौन सा सही है या कौन सा नहीं है। ठीक है, यानी कि वो आपसे कंपनी देगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनी दे देगा, फेसबुक दे देगा, उनके सामने उनके सीईओ के नाम लिख देगा। तो आपको मिलान करने को दे सकता है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है सब दे सकता है। तो वहां से क्वेश्चन बनते, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। ठीक है, तो सीईओ कंपनी के पूछता है एग्जाम। ठीक है ना, जनरल नॉलेज के तहत ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं अन्य कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट है। टिम कुक ये एप्पल के सीईओ है। मार्क जुकरबर्ग ये मेटा यानी फेसबुक के हमारे सीईओ है। एलन मस्क ये टेस्ला एक कार कंपनी है उसके सीईओ है हमारे। और एंडी जेसी ये अमेजन के सीईओ। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें अभी हाल ही में क्या हुआ? $50 मिलियन के जलवायु कोष की घोषणा की गई। कब की? 6 फरवरी 2023 को। स्थान क्या था? गुजरात। इसके द्वारा की गई हिलैरी क्लिंटन, ये यूएसए की पूर्व विदेश मंत्री है हिलैरी क्लिंटन। और इसने घोषणा की किसके सहयोग से की? सेवा। ठीक है, एक समूह है भारत का, इसे भी देखते हैं अभी। और यह घोषणा वित्तीय समर्थन क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव से की गई, यानी ये भी एक ग्रुप है। ठीक है, संगठन है ये भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का जिसने ये घोषणा की है। ठीक है, इस कोष का नाम क्या है? जो ये घोषणा की है उस कोष का नाम रखा है ग्लोबल क्लाइमेट रेसिलियंस फंड। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रेसिलियंस फंड ये कोष बना जिसमें $50 मिलियन के जलवायु कोष की घोषणा की गई। ठीक है, कोष का लक्ष्य क्या है? महिलाओं और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना। ठीक है, अभी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में उस
मतलब कौन सा कोष बनाया गया है जिसमें $50 मिलियन के जलवायु कोष की घोषणा की गई, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा? ग्लोबल क्लाइमेट रेसिलियंस फंड। ठीक है, अभी देखते हैं सेवा, जो हमने ऊपर पढ़ा सेवा किसके सहयोग से की भारत में। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये हमारा एक ग्रुप है, समूह है। इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? अहमदाबाद में। और संस्थापक कौन है? इला भट्ट। ठीक है, इला भट्ट। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव, सीजीआई, ये हमारा संगठन है। स्थापना 2005 में हुआ। संस्थापक कौन था? बिल क्लिंटन। और उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों से निपटने में सहयोग प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट करते हैं ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, GQII 2021, ये 2023 में जारी किया गया है। इसमें क्या है? गुणवत्ता बुनियादी पूर्ण ढांचे के आधार पर विश्व के 184 देशों की सूची तैयार की गई है, जिसमें पहले स्थान पर जर्मनी रहा, दूसरे पर चीन, तीसरे पर यूएसए, 4 पर ब्रिटेन और 5 पर जापान। ठीक है, और भारत इस रैंकिंग में 10वें स्थान पर रहा। और जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 50वें स्थान पर रहा, श्रीलंका 61वें स्थान पर रहा, बांग्लादेश 88वें स्थान पर रहा और नेपाल 121वें स्थान पर रहा। यानी कि भारत की स्थिति पड़ोसी देशों से बेहतर है। ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। इसमें कुल 180 देश शामिल किए गए हैं। ये जारी किया गया 31 जनवरी 2023 को। किसके द्वारा? इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संगठन है, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो टॉप 5 देश है कौन है इस सूचकांक में? पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड, 4 पर नॉर्वे, 5 पर सिंगापुर और 6वें पर स्वीडन है। ठीक है, और अंतिम जो लास्ट है बिल्कुल 80वें स्थान पर सोमालिया, फिर 179 दक्षिणी सूडान और सीरिया 178, वेनेजुएला 177 हो गया हमारा, और यमन हो गया 176वें स्थान। यानी कि पहले स्थान पर भ्रष्टाचार जो सबसे कम है डेनमार्क में और सबसे ज्यादा सोमालिया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत इस सूचकांक में 85वें स्थान पर रहा और भारत के साथ साथ और बाकी जो कुछ देश है वो भी 85वें स्थान पर है। कौन कौन है? गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सूरीनाम और ट्यूनीशिया, ये सब भारत के साथ साथ भी संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर रहे सभी। तो भारत का पूछता है तो भारत क्या है सूचकांक में? 85वें स्थान पर रहा। अभी भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी स्थिति देख लेते हैं। भूटान 25वें, यानी कि भूटान की स्थिति भारत से क्या है? बेहतर है। फिर चीन 65वें स्थान पर है, इसकी स्थिति भी भारत से बेहतर है। बाकी जो 4 हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इनकी स्थिति भारत से बेहतर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ISIL, ये एक संगठन है जिसको अभी हाल ही में आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेंट, ये कहाँ है? इन साउथ ईस्ट एशिया को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो वो वहां पर आपको पूरा नाम भी दे सकता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेंट, या वो शॉर्ट में दे सकते हैं ISIL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं ओडिशा शहर, ये यूक्रेन का एक शहर पड़ता है ओडिशा। इसको भी हाल ही में ऐतिहासिक केंद्र के रूप में यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और यह जो शहर पड़ता है काला सागर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित एक बंदरगाह और परिवहन केंद्र। ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा यूक्रेन और रूस के मध्य लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें शहर को काफी नुकसान हुआ है। तो इसलिए कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंग है यहाँ पर, उनको लुप्त प्राय इसमें संरक्षित किया गया है जो धरोहर स्थल है। ठीक है, चलिए ओडिशा शहर, आप इसे उड़ीसा मत समझना, ये ओडिशा है, यूक्रेन का शहर पड़ता है, सॉरी यूक्रेन का शहर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसमें कुल 165 देश शामिल किए गए हैं और ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है।
अभी सूचकांक में अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत 2022 में 112वें स्थान पर रहा, और जबकि ये 2021 में 119वें स्थान पर रहा, यानी कि पिछले वर्ष 119वें स्थान पर था और 2022 में 112वें स्थान पर, यानी कि इसकी स्थिति पहले से बेहतर हुई। ठीक है, आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि 2021 की स्थिति से बेहतर रही या खराब रही, कुछ ऐसा कर। ठीक है, अभी देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर एस्टोनिया, 4 पर डेनमार्क और 5 पर आयरलैंड। ठीक है, और सबसे अंतिम स्थान पर रहा सीरिया 165वें स्थान पर, फिर यमन 164वें पर, वेनेजुएला 163, ईरान 162 और मिस्र 161वें स्थान पर रहा। ठीक है, तो आपको क्या देखना? भारत देखना और पहला और अंतिम देखना। ठीक है, 3 चीजें देखनी है। नेक्स्ट है रून स्टोन, ये विश्व का सबसे प्राचीन शिलालेख है जो अभी हाल ही में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? ये ओस्लो पड़ता है, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो में खोजा गया है। कब? जनवरी 2023 में खोजा गया है। यह रूनिक वर्णमाला में लिखा गया प्राचीन शिलालेख है, जो प्राचीन समय में यूरोप में जर्मन भाषाओं में प्रयोग होने वाली एक वर्णमाला थी। यानी कि अगर रूनिक वर्णमाला पूछ ले तो किस भाषा में है? जर्मन भाषा में ही वर्णमाला है, रूनिक वर्णमाला। ठीक है, और यह वर्णमाला बाएं से दाएं लिखी जाती है, और जो ये शिलालेख है ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है। यह भूरे रंग के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मोबी क्विक ऐप। इस ऐप के माध्यम से जो हमारा रुपए क्रेडिट कार्ड है उसको यूपीआई से जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि देख लेते हैं, यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिनेटेक ऐप बना है ये मोबीक्विक। ठीक है, कब बना? फरवरी 2023 में। इसमें क्या है कि रुपए क्रेडिट कार्ड अब सीधा यूपीआई से जुड़ गया है। यह मोबीक्विक ग्राहकों को भुगतान प्रमाणीकरण के लिए यूपीआई पिन का उपयोग करके यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन कर भुगतान को सक्षम बनाएगा। यानी कि जैसे आप फोन पे, गूगल पे इस तरह जो यूज करते हैं यूपीआई है इनमें, ऐसे ही आपसे मोबीक्विक ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें जो क्रेडिट कार्ड धारक है वो सीधे यूपीआई से जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा। ये कहाँ हुआ? 2023 में गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, संस्करण कौन सा? तीसरा था, और इसमें कुल 11 स्पर्धाएं हुई, यानी कि इस खेल में 11 खेल खेले गए। ठीक है, अभी देखते हैं पहले स्थान पर कौन रहा। जम्मू कश्मीर 76 पदकों के साथ में पहले स्थान पर रहा, जिसने 26 स्वर्ण पदक जीते। यानी कि यहाँ पर मैंने स्वर्ण पदक लिया और टोटल लिया, यानी कि रजत और कांस्य छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं जाकर, जबकि मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं लगा। यहाँ से पूछता है कि पहले स्थान पर कौन रहा? जम्मू कश्मीर। टोटल कितने थे? 76 पदक, और स्वर्ण कितने? 26। ठीक है, अभी दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा, इसने कुल 26 पदक जीते और स्वर्ण थे हमारे 13 स्वर्ण पदक। ठीक है, अब तीसरे पर हिमाचल प्रदेश, इसने 31 पदक जीते और 10 स्वर्ण पदक। ठीक है, 4 नंबर पर आर्मी रही 29 पदकों के साथ में और 10 स्वर्ण जीते इन्होंने। फिर 5 पर हरियाणा रहा, इसने 31 पदक जीते और 8 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड ने इसने 6 स्वर्ण पदक जीते और 6 रजत, 4 कांस्य। यानी कि हमने उत्तराखंड के सारे लिखे क्योंकि उत्तराखंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुल 16 पदक, टोटल कितने हो गए? 16 पदकों के साथ में उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। यानी कि शीतकालीन खेलों में उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। कितने पदक थे? 16। स्वर्ण कितने? 6। रजत कितने? 6 और 4 है कांस्य। ठीक है, और ये जो खेल हुए ये 2020 से प्रारंभ हुए थे, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और लेह से ही स्टार्ट हुए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है हमारा, सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बना है? ये बृहस्पति बना है। इसमें कुल कितने उपग्रह हो गए? 92 उपग्रह हो गए, 12 नए उपग्रह जोड़े गए। यानी कि इससे पहले इसमें 80 थे, है ना, 80 उपग्रह थे। टोटल कितने हो गए अब? 92, 12 जोड़े गए तो 92। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हमारा शनि है 83 उपग्रहों के साथ में, शनि दूसरा उपग्रह बना है। ठीक है, नेक्स्ट है मारिया ब्रांसा मोरेरा, ये स्पेन की एक निवासी है और जनवरी 2023 में इनका नाम विश्व के सबसे उम्रदराज महिला या व्यक्ति के तौर पर
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यानी कि ये 21 जनवरी 2023 तक 115 वर्ष 323 दिन की हुई थी, ठीक, दर्ज की गई थी। जो क्या है, विश्व की सबसे उम्र दराज यानी कि वृद्ध महिला है या पुरुष है, सॉरी व्यक्ति है, कोई भी हो, पुरुषों में सबसे ज्यादा उम्र दराज है व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रिप्स सॉरी क्रिप्स हिपकिंस सॉरी क्रिस हिपकिंस, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने 41वें, लेबर पार्टी के नेता है और इन्होंने शपथ लिया 25 जनवरी 2023 को, ठीक है। नेक्स्ट है, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने? शुभम गिल, इन्होंने दोहरा शतक बनाया और ये 5वें भारतीय बल्लेबाज बने और विश्व के 8वें खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। इन्होंने 149 गेंदों पर 208 रन बनाए और गिल से पूर्व भारत में सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और ईशान किशन ने वनडे में दोहरा शतक बनाया हुआ है। और शुभम गिल ने भारत की ओर से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए, लेकिन उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 76वीं बाफ्टा अवार्ड्स 2023। बाफ्टा को हम ब्रिटिश फिल्म फेयर अवार्ड्स भी बोल सकते हैं। ये इसका वितरण 19 फरवरी को हुआ। कहाँ हुआ? लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुआ, ठीक है। अब इसमें जो पुरस्कार दिए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यानी कि ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये हमारी क्या सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म द बंसीज ऑफ इनसिरिन, ये एक फिल्म का नाम है जो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है हमारा एडवर्ड बर्जर, ठीक है, और ये फिल्म कौन सी थी? ये वाली ऑल क्वाइट ऑन द फ्रंट, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? केंट ब्लेचेट ब्लैक, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023, ये जनवरी 2023 में दिया गया, 23 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और ये 2023 में 11 बच्चों को दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कितने बच्चों को दिया गया? 11 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। और जो 11 बच्चे हैं, यानी कि ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को दिया जाता है और 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अब 6 श्रेणी कौन कौन सी है? कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, शैक्षिक, समाज सेवा और खेल, यानी कि इनमें जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसे ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। और 2023 में यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया गया। कौन कौन सी? कला संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेल श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। जबकि ये जो हमारा शैक्षिक श्रेणी है उसमें ये पुरस्कार 2023 का इस बार नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं किन्हें किन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो कला और संस्कृति में 4 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है। पहला आदित्य सुरेश, ये केरल के हैं। दूसरा एम गोरवी रेड्डी, तेलंगाना की है। तीसरा श्रेया भट्टाचार्य, ये असम की है। और चौथा संभव मिश्रा, ये उड़ीसा के रहने वाले, ठीक है। और फिर दूसरी श्रेणी हमारी बहादुरी या वीरता, इसमें रोहन रामचंद्र बहिर, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। और फिर तीसरी श्रेणी नवाचार है, इसमें दिया गया हमारा आदित्य प्रताप सिंह चौहान, ये छत्तीसगढ़ के हैं। और ऋषि शिव प्रसन्ना, ये कर्नाटक के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी समाज सेवा श्रेणी, इसमें अनुष्का जोली, ये दिल्ली की रहने वाली है। और 5वीं श्रेणी है खेल, इसमें हनामा निसार जम्मू कश्मीर की है। कोलगटला अलामा मीनाक्षी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। सूर्यजीत रणजीत कुमार खेरे, ये गुजरात के रहने वाले, ठीक है। तो यानी कि 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। जो ये पुरस्कार है ये हमारा 2 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। एक हो गया संस्थागत श्रेणी और दूसरा है व्यक्तिगत श्रेणी, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी। और 2023 में ये पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में भी 2 संस्थाओं को दिया गया है, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और दूसरा हमारा मिजोरम में एक स्टेशन पड़ता है लुंगलेई फायर स्टेशन में, ठीक है। इसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये अवार्ड 23 जनवरी को हर साल दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2019 से हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना,
इसकी शुरुआत हुई हमारी 12 फरवरी 2023 को। किसके द्वारा की गई? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। कहां से की गई? पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से इसकी शुरुआत की गई। और स्टार्टिंग में ये 23 महिलाओं को ये दिया गया हमारा गैस रिफिल, ठीक है। और योजना का लाभ अंत्योदय परिवारों में, यानी कि जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको दिया जाएगा। 1 वर्ष में 3 निःशुल्क गैस रिफिल प्रदान किए जाएंगे। और जो ये लाभ होगा संपूर्ण राज्य, पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में लागू होगा। लगभग 1.76 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को इसका लाभ दिया जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य ये योजना इंपोर्टेंट हो जा रही। किसने जारी की? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कब की? 12 फरवरी 2023 को। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, उत्तराखंड के पर्पज से। नेक्स्ट है, इंडिया पीएम श्री योजना को लागू करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है, उसने निर्णय लिया है और 14 फरवरी 2023 को ये निर्णय लिया गया, ठीक है। अभी आर्द्रभूमि बचाओ अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना ध्यान से। इस शुभारंभ हुआ 4 फरवरी 2023 को। इसके द्वारा हुआ? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये अभियान चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो आर्द्र भूमि है उनको, उनका संरक्षण करना, उनको बढ़ावा देना, ठीक है। तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण योजना कब लॉन्च की? 21 जनवरी 2023 को। किस राज्य ने की? झारखंड ने की, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? राज्य में पिछले वर्ष सूखे का सामना करने वाले किसानों को इसका लाभ देना है। और क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण योजना लागू की गई है या लॉन्च की गई है? तो झारखंड है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट है हमारा अंतिम, गणतंत्र दिवस 2023। 26 जनवरी 2023 को जो मुख्य अतिथि थे, यानी कि कौन बने थे, किस देश के थे? तो वो हमारे मिस्र के राष्ट्रपति थे, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। और 2023 में भारत ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। और चलिए अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।